कहानी है कौशल्या देवी और उनकी बहू मीरा की। दोनों एक ही छत के नीचे रहती थीं, पर हर बात पर तकरार होती थी। कौशल्या देवी को लगता था कि मीरा बहुत ढीठ है और मीरा को लगता था कि उसकी सास बिना वजह हर बात में दखल देती है। ओ, कहाँ जा रही हो? दिखता नहीं तुझे यहाँ कचरा है? कहाँ? ये क्या यहाँ? लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे, अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी। अच्छा, मैं उल्टा जवाब देती हूँ? तो लो, साफ कर लो खुद से। एक काम तो आपसे होता नहीं है और मुझे परेशान करती रहती हैं। कौन? मैं परेशान करती हूँ? हाय रे भगवान, अब यही सुनना बाकी था। अरे राकेश, सुना तूने? ये क्या कह रही है? मैं इसे परेशान कर रही हूँ। अरे ये सब क्या चल रहा है? मुझसे नहीं, अपनी माँ से पूछो। मुझे तकलीफ देने के अलावा उनके पास और कोई काम तो है नहीं। माँ, मुझ पर रहम करो। हाँ हाँ, तू भी मुझे ही बोल। मेरी अब सुनता ही कौन है? बेचारा राकेश अपनी पत्नी और माँ के झगड़े में फंस गया था। वो अपने ही घर में तंग हो चुका था। हे भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन रोज के हो रहे इन झगड़ों से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं थक चुका हूँ, अब थक गया हूँ। राकेश की बातों से समझ आ रहा था कि वो जीवन में शांति चाहता था, और वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन राकेश को एक पुराने सामान की दुकान से एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर अजीब सी नक्काशी थी। कुछ अजीब भाषा में मंत्र लिखे हुए थे, जैसे मानो कुछ संकेत या रहस्य छिपे हों उसमें। उसे देखकर ही राकेश को पता चल चुका था कि वो कोई साधारण संदूक नहीं है। वाह, ये तो बड़ा अनोखा संदूक है। क्यों ना इसे घर लेकर जाऊं? चलो। राकेश वो संदूक घर लेकर आया। उसने उसे एक कबाड़ खाने में रख दिया और अपने काम में लग गया। दिन भर मेहनत करके जब राकेश रात को घर आया, तब उसके साथ एक अजीब घटना हुई। देर रात उसे कुछ खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो थोड़ा डर गया। अरे, ये आवाज कैसी? कहीं कोई चोर तो खिड़की से अंदर नहीं आया ना? राकेश के मन में सवाल पे सवाल आते गए, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया और उसने देखा कि वो संदूक अपने आप किसी मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। राम राम राम, हे भगवान बचा लेना। राकेश उस संदूक पर लटका ताला हिम्मत से घुमा देता है और बस चमत्कार हो जाता है। उस संदूक से एक जिन बाहर आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम कौन हो? मैं एक जिन हूँ जो आज से आपकी सेवा करेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। सच में? कुछ भी? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, चाहो तो आजमा लो। जिन की बात सुनकर राकेश ने उसे एक अजीब सी बात बताई। तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? तो फिर एक काम करो, अभी कभी बारिश बरसाओ। जो हुक्म मेरे आका। और बस चंद पलों में बारिश हो गई, जिसे देखकर राकेश को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। अद्भुत, अद्भुत, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, ये सच है। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तब राकेश ने बिना वक्त जाया किए एक इच्छा मांग ली। मुझे शांति चाहिए। कुछ ऐसा करो कि मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों ही कुछ ना बोले। हो जाएगा आका। रात को जिन से अपने मन की बात बोलकर राकेश शांति से सो गया। अब उसे बस अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन राकेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा कमरे में नहीं थी और सुबह उसे बड़ी शान महसूस हो रही थी। अरे वाह, आज मेरी सुबह इतनी शांति से हो गई। वाह जिन बाबा, आपका तो जवाब नहीं। राकेश अपने काम पे निकल ही रहा था कि तभी मीरा, 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 अरे ये कहाँ चली गई? राकेश ने किचन में जाकर देखा तो मीरा किचन में डब्बों के साथ तैयार थी। उसे अजीब लगा। उसने पूछा, अरे मीरा, खाना तैयार है तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? राकेश के सवाल पर जवाब देने के बजाय मीरा इशारों से उससे बात करने लगी। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है।
वो बस मीरा को बता रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ढंग का जवाब नहीं मिला। आखिर में मीरा ने थक कर एक कागज पर लिखकर उसे सब बता दिया। वो मेरी आवाज चली गई है। क्या? आवाज चली गई? लेकिन कैसे? मीरा फिर से उसे लिखकर दिखाती है। मुझे नहीं पता, कल तक सब ठीक था, पता नहीं रात में क्या हो गया, सुबह से मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। जैसे ही राकेश ने मीरा का जवाब पढ़ा, उसे रात की बात याद आई। उसने जिन से कहा था कि उसे शांति चाहिए। उसे ये सब बहुत अजीब लगा। वो फौरन अपनी माँ को ढूंढते हुए उनके कमरे में चला गया तो उसने देखा कि माँ की हालत भी मीरा जैसी ही थी। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। माँ और पत्नी दोनों की आवाज चली गई थी और ये देखकर राकेश खुशी से झूम रहा था। अरे ये तो चमत्कार हो गया, आखिरकार मुझे शांति मिल गई। राकेश की खुशी देखकर मीरा ने उससे इशारों में पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उस पर राकेश ने संदूक की बात बता दी। मीरा और कौशल्या चौंक गईं। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। मैंने कहा था, बार बार कहा था कि शांत रहो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आएगा मजा, अब आप दोनों भुगतेंगी। अब आपको पता चलेगा कि बोलने की अहमियत क्या होती है। राकेश की बात सुनकर मीरा और कौशल्या की हालत खराब हो गई थी। दोनों ही दिन भर एक दूसरे से इशारों में झगड़ा करने लगी थी, लेकिन इससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के सामने हार मान ली और आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ शांति से शाम बिताने लगी। अब उन्हें सिर्फ राकेश के घर आने का इंतजार था। चलो, आज का काम तो हो गया, अब घर चलते हैं। राकेश अपना काम खत्म करके घर चला गया और उसने देखा कि उसका घर दिवाली की तरह सजा हुआ था। उसने देखा उसकी पत्नी मीरा अच्छे से तैयार होके राकेश की ही राह देख रही थी। राकेश ये सब देखकर चौंक गया और वो भी बहुत खुश था। क्या बात है, आज तो दोनों बड़ी तैयार होकर बैठी हैं। बात क्या है? फिर मीरा ने उसे लिखकर कुछ और बताया। देखिए, हमें हमारी गलती समझ आ चुकी है। हमने आपको बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दीजिए और हमारी आवाज वापस दिला दीजिए। हम फिर से झगड़ा नहीं करेंगे। आखिर तुम दोनों में समझ आ ही गई। चलो, अब बहुत हो गई सजा, इतनी सजा काफी है। राकेश उन दोनों को लेकर उसी कबाड़ खाने में चला गया और उसने जिन से कहा, हे मेरे जिन, तुमने मेरी इच्छा पूरी करके मेरा दिल जीत लिया। धन्यवाद। अब चलो एक और इच्छा मेरी पूरी कर दो। इन दोनों को इनकी आवाज वापस लौटा दो। जो हुक्म मेरे आका। जैसे ही जिन ने अपना जादू चलाया, मीरा और कौशल्या की आवाज वापस आ गई। अरे, मेरी आवाज वापस आ गई। जिन बाबा धन्यवाद। हाँ हाँ, धन्यवाद। एक समय की बात है। कुशलपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ी महिला दामिनी अपने बेटे महेश के साथ रहती थी। महेश बहुत मेहनती था, मगर वो उतना ही मोटी बुद्धि का था, जिस वजह से लोग उसे ठग लेते थे। आज महेश काम करके घर लौटा था तो दामिनी ने महेश से पूछा, बेटा महेश, इस हफ्ते के पैसे मिले? माँ, आज मुझे पूरे 100 रुपए मिले हैं। क्या? बस 100 रुपए मिले? हाँ माँ, ठेकेदार जी ने बाकी सारे मजदूरों को गुलाबी नोट दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये अलग नोट क्यों दी, तो उन्होंने बताया कि ये 100 की नोट उन गुलाबी नोटों से ज्यादा है। अरे मेरे भोले, ये 100 की नोट है और वो गुलाबी नोट 2000 की होती है, तो गुलाबी नोट इस नोट से बड़ी हुई। अच्छा बेटा, उन्होंने तुझे ठग लिया। मैं बुद्धिहीन हूँ ना, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाता और लोग मुझे ठग लेते हैं। नहीं लाल, तू बुद्धिहीन नहीं है, तू बहुत भोला है। नहीं, आप कुछ नहीं जानती, सब मुझे यही कहते हैं। ये कहकर महेश वहाँ से निकल पड़ा। अरे लाल सुन तो, कहाँ नाराज होकर जा रहा है? और दामिनी की पुकार भी ना सुनी। महेश रात के समय चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ एक रोबोट पड़ा हुआ है। वो रोबोट हिल भी नहीं पा रहा था। महेश उसके पास पहुंच गया। अरे,
ये इतनी बड़ी गुड़िया, वो भी लोहे की। अगर इसे माँ को दे दूं तो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं एक रोबोट हूँ और मुझे फ्यूल की जरूरत है, मुझे फ्यूल दे दो। ये बड़ी गुड़िया तो बोलती है। फ्यूल, ये क्या होता है? कोई खाने की चीज है क्या? तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, ये फ्यूल मेरे लिए खाने की ही चीज है और मैं इसके बिना चल नहीं सकता। पर फ्यूल मिलेगा कहाँ? पानी, मुझे पानी दे दो, वही मेरा फ्यूल है। ठीक है रोबोट भैया, अभी लाता हूँ। महेश वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद एक मटके में पानी लेकर आ गया। महेश पानी को अब रोबोट को पिलाने लगा। कुछ ही देर में रोबोट उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया, मैं भविष्य से आया हूँ और फ्यूल खत्म होने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, पर अब तुमने मुझे फ्यूल दे दिया है तो मैं घर लौट सकता हूँ। महेश अचानक रोने लगा। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? रोबोट भैया, आपने अभी मुझे होशियार कहा था ना? मुझे आज तक किसी ने होशियार नहीं कहा। सब मुझे मोटी बुद्धि कहते हैं। मैं तुम्हें होशियार बना सकता हूँ। क्या सच? वो कैसे? रोबोट एक कैप्सूल महेश के हाथ में देकर बोला, ये दवाई खाकर पानी पी लेना। मैं जिस भविष्य से हूँ वहाँ हमें एआई कहा जाता है। तुम ये कैप्सूल खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगी। तुम एक चलते फिरते एआई रोबोट बन जाओगे। क्या सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। भविष्य में मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। रोबोट वहाँ से गायब हो गया और महेश भी अपने घर लौट गया। अगले दिन महेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मजदूरी को छोड़कर अपने खेतों पर ध्यान दूं। आखिर पिताजी मेरे लिए बहुत खेती छोड़ गए हैं ना। ये तू बोल कैसे रहा है बेटा? तेरी आवाज को क्या हो गया? सही कहते हैं, माँ से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। महेश अपनी माँ को सारी घटना बताने लगा। अच्छा, तो ये बात है। पर बेटा, तेरी बुद्धि बढ़ी है, इसका सही इस्तेमाल करना, समझा? और हाँ लल्ला, वो खेत तो इसी वजह से बंजर पड़े हैं क्योंकि तू खेती संभालना नहीं जानता, वरना अब तक तो तू बहुत बड़ा जमींदार बन जाता। सही कहा माँ, पर अब मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी ठेकेदार बहुत कम पैसे देकर काम कराता है ना, तो मैं अगर लोगों को कुछ ज्यादा पैसे दूंगा तो वो मेरे पास काम करने लगेंगे। अरे लाल, तू तो समझदार हो गया। अब मैं चलता हूँ माँ, और कुछ लोगों से बात करके उन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। ठीक है, जा। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। महेश वहाँ से निकल पड़ा और जाकर एक पंचायत बुलाई। उसी पेड़ के पास जिसमें भोलू, ठेकेदार, प्रधान, मल्लू पहलवान और कुछ गांव वाले मौजूद थे। क्या बात है महेश, आज तुमने कैसे पंचायत बुला ली? कोई खेल दिखाने वाले हो क्या? तो तुम्हें क्या लग रहा है, अपना महेश तुमसे गणित की बातें करेगा? महेश, ये सब छोड़ो और चलो, तुम्हें 100 की बड़ी नोट दूंगा। नहीं ठेकेदार जी, आप तो 100 की छोटी नोट और 2000 की बड़ी नोट अपने पास ही रखिए। मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि आप सबसे ठेकेदार जी बहुत कम पैसों में काम करा रहे हैं। अरे महेश, वो तुम्हें 100 रुपए देते हैं, हमें नहीं। भोलू, अगर वो मुझे कम पैसे देते थे तो क्या तुमने कभी मेरी तरफ से आवाज उठाई? नहीं ना? वो अरे भोलू, ये महेश तो होशियारों जैसी बातें कर रहा है। ये सब छोड़ो, मैं कोई पैसे नहीं बढ़ाने वाला। हफ्ते के 2000 देता था, उतने ही मिलेंगे। देखा आप सबने, ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे और आपसे 2 गुना काम भी लेंगे। तो हम और क्या करें? मेरे पास एक सुझाव है। देने के लिए मेरे पास इस समय पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास बहुत जमीन है। अगर आप सब मेरे खेतों में काम करेंगे
तो आपकी मेहनत के बदले आप सबको साल भर का राशन मैं दूंगा, और साथ में जब ये धान बेचूंगा तो उनसे आए पैसों से आप सबका हिसाब भी कर दूंगा। ये तो तुम बहुत ही बढ़िया सौदा कर रहे हो। बाद में पीछे तो नहीं हटोगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उतना मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? इन लोगों को बहका कर अपनी वाहवाही करवा रहे हो? जी नहीं, इन्हें इनके काम की असली कीमत बता रहा हूँ ठेकेदार जी। अब आपकी चालबाजी यहाँ सब जान चुके हैं और कोई आपका साथ नहीं देने वाला। महेश और बाकी सब वहाँ से निकल पड़े और ठेकेदार गुस्से में दांत पीसता रह गया। लोग महेश के खेतों में काम करने लगे। महेश ने तरह तरह के उपाय करके खेती का काम बहुत आसान कर दिया और फसल भी बहुत बढ़िया आने लगी। कई महीने बीत गए और आज ठेकेदार प्रधान के साथ उनके घर पर बैठा था। इस महेश का कुछ करना पड़ेगा। 3 महीने हो गए, लोगों ने धीरे धीरे करके मेरे पास काम करना ही बंद कर दिया है। इतनी चिंता क्यों करते हो? ठिकाने लगा दो उसे। आप जानते नहीं, लोग कहते हैं कि उससे होशियार इस गांव में कोई नहीं है। उसने खेती बहुत आसान कर दी है और लोग उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। होशियार और मक्कार होने में बहुत फर्क है ठेकेदार जी। वो हमारी मक्कारी को नहीं समझ पाएगा। अगर हम उसे किसी जाल में फंसा दे तो। ये सही कहा आपने प्रधान जी। मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। मेरे दिमाग में एक योजना है, उसकी बुद्धि उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे हम। महेश उनकी चाल से अनजान था। अगली सुबह महेश अपने घर पर अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, आज प्रधान जी ने मुझे अपने घर की तिजोरी खोलने के लिए बुलाया है। वो और ठेकेदार जी दोनों मिले थे कल मुझे। उन्होंने कहा कि उनकी चाबी खो गई है और मेरे अलावा कोई उसे खोल नहीं पाएगा। ओह, तो ये कहा था उन्होंने। बेटा सुन, तू होशियार तो बहुत हो गया है, पर तुझे लोगों की मक्कारी नहीं समझ आती। तू एक काम कर, जाते समय कुछ गांव वालों को बता देना कि तू उनके घर किस काम से जा रहा है। ठीक है माँ। महेश ने अपनी माँ के कहे अनुसार रास्ते में कुछ लोगों को बताया और प्रधान के घर पहुँचा। प्रधान और ठेकेदार तिजोरी के पास बैठे महेश का इंतजार कर रहे थे। आओ भाई महेश, आओ। हाँ प्रधान जी, क्या यही तिजोरी खोलनी है? हाँ भाई, खोल तो लोगे ना। अरे इनकी बुद्धि के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। ये सब खोल लेंगे। आइए चलकर तब तक हम दोनों इनके नाश्ते पानी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा ठीक है महेश, तुम ये तिजोरी खोल दो, हम आते हैं। जैसा आप कहें प्रधान जी। प्रधान और ठेकेदार वहाँ से चले गए। महेश तिजोरी खोलने में लग गया और कुछ ही देर में तिजोरी खुल गई, जिसमें काफी सोना और पैसा रखा था। वाह, ये सब काम अब कितना आसान हो गया है। आखिर बुद्धि बड़े काम की चीज है। तभी वहाँ प्रधान और ठेकेदार कुछ गांव वालों के साथ पहुँच गए और साथ में दामिनी भी वहाँ आ गई। ये देखो लोग, सभी लोग ध्यान से देखो। ये महेश मेरे घर में चोरी कर रहा है। मैंने कहा था कि मेरे घर में कोई घुसा था, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। इतनी होशियारी और इसे चोरी में लगा रहे हो? आप कह रहे हैं कि महेश चोरी कर रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये सच है ठेकेदार जी? हाँ बिल्कुल सच है। अचानक दामिनी, महेश, मल्लू, भोलू सब हंसने लगे। तुम सब हंस क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि इतनी बुद्धि होने के बाद भी मैं अपनी माँ की वजह से बच गया। मतलब ये कि मेरी माँ ने कहा था कि मैं गांव में सबको बताते हुए जाऊं कि मैं आपकी तिजोरी खोलने जा रहा हूं। अब मैं समझा उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब सब जान गए कि आप दोनों मुझे यहाँ कैसे फंसाना चाहते थे। आप दोनों अब इस गांव में रहने लायक नहीं हैं। हाँ हाँ, बहुत हो गया इनका। अब से हमारा प्रधान और ठेकेदार सब महेश ही है। भागो ठेकेदार, वरना अपनी खैर नहीं। मैंने आपसे पहले तैयारी कर ली है, आप अपना देखिए।
दोनों ठेकेदार और प्रधान वहाँ से भाग निकले और बाकी सब इस दृश्य पर हंसने लगे कि कैसे इतने होशियार व्यक्ति को अब भी उसकी माँ